Hello students, today we are going to start a new chapter that is surface chemistry. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके टॉपिक्स बता देता हूँ जो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। बच्चों ये चैप्टर जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट आता है एडजॉर्प्शन और इससे रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स हैं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन है, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन है, वो सभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एडजॉर्प्शन हो गया। इसके बाद में दूसरा आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाया जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तीसरा पार्ट आता है कैटालाइसिस, जिसमें कैटलिस्ट और एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। सीबीएसई ने हमारा ये वाला पार्ट जो है वो हटा दिया सिलेबस से। तो अब हमारे इस चैप्टर के अंदर ये 2 पार्ट्स हैं, एडजॉर्प्शन और कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हमें ये 2 टॉपिक्स जो हैं वो स्टडी करने हैं। तो ये हो गई इस चैप्टर की बात। प्रीवियस पेपर्स अगर आप उठा के देखोगे तो प्रीवियस पेपर्स में इस चैप्टर की वेटेज जो थी वो 4 से 5 नंबर के बीच में रहती है। ठीक है, तो अभी हमारा जो ब्लूप्रिंट जो भी नया आएगा, तो सिलेबस क्योंकि रिड्यूस हुआ है तो हो सकता है कुछ चैप्टर्स की वेटेज चेंज हो जाए। तो अभी हम करंटली इस बार जो है क्या वेटेज रहने वाली है वो जब तक ब्लूप्रिंट नहीं आ जाता तब तक नहीं कह सकते, लेकिन पीछे के पेपर्स अगर हम उठा के देखें तो उसके अंदर इस चैप्टर की 4 से 5 नंबर की वेटेज रहती थी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो देख लो। डेफिनेशन सरफेस केमिस्ट्री जो है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of process taking place at the surface or interface of a substance is called surface chemistry. तो सरफेस केमिस्ट्री बेसिकली एक ब्रांच है जिसमें हम उन प्रोसेस को स्टडी करते हैं जो किसी सब्सटेंस की सरफेस पर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। एग्जाम्पल कुछ ऐसे प्रोसेस बताइए जो डेली लाइफ में हम देखते हैं जो सरफेस के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो एक तो जो सबसे ज़्यादा हमने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा, कोरोजन ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स होते हैं, मेटल किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। धीरे धीरे इसकी सरफेस जो है वो एयर के साथ और मॉइस्चर के एक्शन की वजह से जो है वो क्या होती रहती है, डिकम्पोज होती रहती है, डल हो जाती है, या उसको जो है वो खराब करते हैं एयर और मॉइस्चर। तो एयर और मॉइस्चर का एक्शन हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑन दी सरफेस। तो ये एक सरफेस प्रोसेस हो गया। ठीक है, कोरोजन जो है वो एक सरफेस प्रोसेस हो गया। तो ये आ गया एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखो, आप अगर वाटर बॉटल खरीद के लाते हो मार्केट से तो आपने देखा होगा वाटर बॉटल और ऐसी ही चीज़ों में जो एक बंद कंटेनर के फॉर्म में मिलती है मार्केट में, इनके अंदर कुछ छोटे छोटे पाउच पड़े होते हैं और इस पाउच पे लिखा होता है सिलिका, डू नॉट कंज्यूम। तो ये पाउच इस बॉटल में डाला गया मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, इट इज यूज्ड टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम एयर इन दी बॉटल। तो बॉटल के अंदर जो हवा होगी उसके अंदर जो मॉइस्चर होगा उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए ये पाउच डाले जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये मॉइस्चर क्या करेगा, इस बॉटल के अंदर जो है वो एक स्मेल प्रोड्यूस कर देगा। तो ये एक सरफेस फिनोमिनन होता है। सिलिका जो है वो मॉइस्चर को अपनी सरफेस पे क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सरफेस के ऊपर जो है वो रिटेन कर लेता है। तो ये 2 एग्जाम्पल जो है वो हम देखते हैं डेली लाइफ के अंदर, जहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री जो है उसका एप्लीकेशन हमें होता हुआ दिख रहा है, एक सरफेस फिनोमिनन हमें होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। एक और एग्जाम्पल दे लो, एक हमने देखा होगा उजाला की ऐड देखी होगी,
तो उजाला बेसिकली क्या है, एक डाई है। तो इस डाई को हम कब यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के बाद यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो भी कपड़ा है, एक बाल्टी पानी लिया, उसके अंदर उजाला डाला और कपड़े को डिप कर दिया। डिप करने के बाद इसके थ्रेड जो होते हैं कपड़े के, उसकी सरफेस पे ये जो डाई है ये क्या हो जाती है, ये चिपक जाती है इस तरीके से। ठीक है, और इस डाई की वजह से कपड़ा जो है वो हमें क्या लगता है, थोड़ा सा ब्राइट लगता है। अगर इस कपड़े को आप 2-3 बार धो दे रहे हो, ठीक है, तो ये डाई जो है वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी इसकी सरफेस से, और कपड़ा फिर से वही डल अपीयरेंस जो है वो दिखाने लगेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो डाई थी, जो उजाला हमने यूज़ किया था, उसके अंदर जो डाई थी वो सिर्फ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट थी, कपड़े के बल्क के अंदर नहीं गई। तो यहाँ पर भी एक सरफेस फिनोमिनन हमें देखने को मिला। तो ये प्रोसेस जो हैं, ये सभी एग्जांपल्स जो हैं, इसमें हम कोई ना कोई सरफेस के ऊपर प्रोसेस होता हुआ देखते हैं, और इस प्रोसेस को यहाँ पर नाम दिया जाता है एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो अब हम एडजॉर्प्शन जो है इसको डिफाइन करते हैं पहले तो, और फिर स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जो है इसकी क्या डेफिनेशन होगी, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ attracting or retaining molecules of a substance on the surface of liquid or solid such that the concentration of substance is more on the surface। तो एडजॉर्प्शन बेसिकली एक प्रोसेस है किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने का और अपनी सरफेस के ऊपर उसको बाइंड करके रखने का। अट्रैक्टिंग का मतलब अट्रैक्शन, रिटेनिंग का मतलब उसको बाइंड करके रखना। तो मान लो ये हमारा कोई मेटल है, इस मेटल ने मॉइस्चर को जो है वो क्या कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और अट्रैक्ट करके अपनी सरफेस पे बाइंड कर लिया, पकड़ के रखे हुए उसको। तो ये मॉइस्चर जो है फिर धीरे धीरे इस मेटल के कोरोजन में रोल प्ले करेगा। तो ये मतलब है इसका। कोई भी सब्सटेंस जब किसी दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है और उसको अपनी सरफेस के ऊपर बाइंड करके रखता है, ताकि उसकी कंसंट्रेशन जो है, इस मॉइस्चर की कंसंट्रेशन इसकी सरफेस पे ज़्यादा रहे और इसके बल्क में ना रहे या कम रहे, तो ये प्रोसेस जो है इसको बोला जाएगा एडजॉर्प्शन। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। अब देखो इस डेफिनेशन के अंदर हमने दो टर्म्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। पहला तो सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड और रिटेन्ड, इसको क्या बोलेंगे, तो मैं यहाँ पर दो टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एक आएगा एडजॉर्बेट और एक आएगा एडजॉर्बेंट। एट मतलब कुछ खाया, क्या खाया, किसी दूसरे सब्सटेंस को खाया। तो ये मेटल का सरफेस है, इसने मॉइस्चर को या किसी गैस को अपनी सरफेस पे अट्रैक्ट किया, तो ये गैस का मॉलिक्यूल जो है इसको ये खा रहा है, तो एट आ गया। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे एडजॉर्बेट। जो एब्जॉर्ब करता है अपनी सरफेस पे, जो अट्रैक्ट और रिटेन करता है, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द सब्सटेंस whose molecules are attracted or retained on the surface, that is called adsorbate। जिस सब्सटेंस को सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब या फिर रिटेन किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेंट क्या होगा,
सब्सटेंस, इस चैप्टर में हम लिक्विड और सॉलिड इन दो का एग्जाम्पल यूज करने वाले हैं। तो सब्सटेंस ऑन हुज सरफेस एडजॉर्प्शन टेक प्लेस is called adsorbent। ठीक है, तो जिस सब्सटेंस की सरफेस पे एडजॉर्प्शन होगा उस सब्सटेंस को बोला जाएगा एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेट एडजॉर्ब होगा, एडजॉर्बेंट उसको एडजॉर्ब करेगा, और ये जो प्रोसेस हो रहा है सरफेस पे दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। तो ये हो गया इसका मतलब। एक और टर्म आ जाता है एडजॉर्प्शन से जस्ट उल्टा प्रोसेस जो है उसको बोला जाता है डीसॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का जस्ट उल्टा, तो इन शॉर्ट लिखे तो इनवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड डीसॉर्प्शन। एक बात का और ध्यान रखना बच्चों, अगर एडजॉर्बेट गैस है और एडजॉर्बेंट कोई मेटल है, एडजॉर्बेट अगर गैस है और एडजॉर्बेंट अगर कोई मेटल है, तो उस प्रोसेस को एक स्पेशल नाम दे रखा है यहाँ पर। हम एडजॉर्प्शन की बजाय ऑक्लूजन बोलते हैं इसको, OCCLUSION, ऑक्लूजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्लूजन। ये क्वेश्चन पूछा गया नीट के अंदर, ऑक्लूशन इज कॉल्ड, 4 स्टेटमेंट्स दे रखी थी। तो करेक्ट स्टेटमेंट थी व्हेन एडजॉर्बेट इज गैस एंड एडजॉर्बेंट इज मेटल, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं व्हेन गैस इज एडजॉर्ब्ड ऑन द surface of metal, this is called occlusion। चलो, तो ये हो गई एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन, और उसकी डेफिनेशन में जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं उनकी डेफिनेशन। अब देखो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एडजॉर्प्शन होता क्यों है, कोई चीज़ अपनी सरफेस पे दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट क्यों करती है, क्या कारण है इसके पीछे। तो रीज़न फॉर एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के पीछे रीज़न क्या होता है। तो देखो हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हमारा एडजॉर्बेंट हम या तो लिक्विड पढ़ने वाले हैं या सॉलिड पढ़ने वाले हैं, तो हम दोनों एग्जाम्पल लेंगे। एक केस ऐसा जिसके अंदर हमारा एडजॉर्बेंट लिक्विड है। तो देखो बच्चों, लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड को अगर हम स्टडी करें तो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल तो हमने ले लिया बल्क में, ये जो पोजीशन है दिस इज कॉल्ड बल्क पोजीशन। ठीक है, ये बल्क के अंदर प्रेजेंट है। और दूसरा मॉलिक्यूल हमने ले लिया सरफेस का, तो ये सरफेस का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है, बल्क वाले मॉलिक्यूल में और सरफेस वाले मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। बल्क का जो मॉलिक्यूल होता है इसको चारों तरफ से जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल सराउंड करके रखते हैं, और क्योंकि लिक्विड स्टेट में है तो भाई लिक्विड के अंदर तो क्या होता है, पार्टिकल और पार्टिकल का इंटरेक्शन रहता है। गैसीय स्टेट में नहीं होता, लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में तो पार्टिकल्स इंटरैक्ट करते हैं। तो ये चारों गैस के मॉलिक्यूल्स, सॉरी चारों लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस सेंटर वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करेंगे, चारों तरफ से बराबर फोर्स लगेगा। तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर बराबर फोर्स लगता है, इस वजह से ये इक्विलिब्रियम में रहता है। इक्विलिब्रियम ड्यू टू इक्वल फोर्स exerted by surrounding molecule। तो इसके ऊपर सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स बराबर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब इसको देखो, सरफेस वाले को, सरफेस वाला जो मॉलिक्यूल है इसको 3 तरफ से जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस होता है। एक तो नीचे वाला मॉलिक्यूल जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एक साइड वाला मॉलिक्यूल जो इसको अट्रैक्ट करेगा, और एक इस साइड वाला।
ये दो तो अपना जो फोर्स है उसको बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन ये वाला फोर्स बैलेंस करने के लिए ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल इसको नीचे पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ये हमेशा जो है एक टेंशन में रहता है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का मतलब क्या है, द इनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस मॉलिक्यूल, अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये मॉलिक्यूल क्या करता है, ये जो इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, जो गैसेस प्रेजेंट है, इन गैसेस में से किसी मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। तो ये गैस का मॉलिक्यूल इसकी सरफेस की तरफ क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। ये अट्रैक्ट हो गया तो धीरे धीरे ये इसकी सरफेस की तरफ जाएगा, और इसी को बोला जाता है एडजॉर्प्शन। तो लिक्विड के अंदर जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक नेट इनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करते हैं। इस इनवर्ड पुल को बैलेंस करने के लिए वो बाहर वाले गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसी वजह से ये गैस के मॉलिक्यूल्स इसकी सरफेस की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, और यहाँ पर हमें फिर एडजॉर्प्शन देखने को मिलता है, क्योंकि लिक्विड ने गैस के मॉलिक्यूल को अपनी सरफेस पे क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, बुला लिया। तो एक बार ये मॉलिक्यूल जो है इसकी सरफेस तक आ जाते हैं, तो ये इसको क्या करते हैं, रिटेन करने की कोशिश करते हैं, वापस जाने की परमिशन नहीं देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन ऑफ गैस इज टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब चलो इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने सॉलिड लिक्विड के अंदर देखा, ऐसे ही सॉलिड जो है ये भी पार्टिकल से मिलके बना होता है। इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब यहाँ पर भी देखो सेम प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होगा। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड के पार्टिकल्स अंदर से भी क्या रहेंगे, दूसरे पार्टिकल से सराउंडेड रहेंगे। तो यहाँ पर भी हम दो जो है वो पार्टिकल्स ले लेते हैं, एक तो ये वाला जो बल्क में है, एक ये वाला जो सरफेस पे है। सरफेस वाले को जो है वो तीन तरफ से पार्टिकल्स अपनी तरफ खींचेंगे, तो इसकी सरफेस के ऊपर भी क्या रहेगा, एक अनबैलेंस्ड फोर्स रहेगा। तो इस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ये क्या करता है, ये भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचता है। मॉइस्चर आ गया तो मॉइस्चर को भी खींच लेगा। ठीक है, तो इस वजह से गैसेस और मॉइस्चर जो है वो इन सॉलिड्स की सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं हमेशा। दूसरी तरफ इसको अगर हम देखें तो ये चारों तरफ से जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल से सराउंडेड था। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स बैलेंस था, तो अंदर तो कोई एडजॉर्प्शन हो नहीं सकता, सिर्फ सरफेस पे हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमें एडजॉर्प्शन देखने को मिला। तो ये एडजॉर्प्शन किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू दी अनबैलेंस्ड फोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, अब इसको हम नाम देते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन दी सरफेस। इसकी वजह से एडजॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है इन द केस ऑफ लिक्विड एंड इन द केस ऑफ सॉलिड। तो अब हम यहाँ पर रीजन जो है वो लिख सकते हैं, दोनों के केस में दो अलग अलग केस बना के लिखेंगे हम। फर्स्ट, इन केस ऑफ लिक्विड, यहाँ पर लिखते हैं मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बल्क ऑफ लिक्विड is attracted to equal extent from all the direction. Hence, it is in equilibrium. Whereas the molecule present on the surface of liquid is attracted from three sides by surrounding molecules. As a result, there is an unbalanced force
present on the surface molecule। तो इसी वजह से एक अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो प्रेजेंट होता है। दिस अनबैलेंस्ड फोर्स results into attraction of gaseous molecule present above the surface and leads to adsorption। तो ये हो गया लिक्विड के केस में एग्जाम्पल। चलिए अब आ जाते हैं, इसका आप डायग्राम अगर बनाना चाहते हो तो भले ही बना लेना। ये वाला डायग्राम जो है अभी जो बनाया था, ये हमारे पास एक तो ये मॉलिक्यूल है, एक ये है, ये चारों तरफ से सराउंडेड है दूसरे मॉलिक्यूल से, तो एक बैलेंस्ड फोर्स काम करता है। ठीक है, तो दिस मॉलिक्यूल इज बैलेंस्ड। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चारों तरफ से बराबर फोर्स काम कर रहा है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स रह जाता है ऊपर की तरफ से, और इसी वजह से ये मॉलिक्यूल्स को फिर अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये था लिक्विड के केस में। सेकंड, इन केस ऑफ सॉलिड, तो यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं, इतना ही लिखेंगे बस। जस्ट एज in the case of liquid, the solid particles present on the surface have an unbalanced force which results into adsorption of molecules of substances on their surface। तो ये हो जाएगा रीजन। एडजॉर्प्शन जो है वो किस वजह से हुआ? ड्यू टू द अनबैलेंस्ड फोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। और ये अनबैलेंस्ड फोर्स कहाँ से आया? अंदर वाले पार्टिकल्स जो हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ। चलो अब देखो, थर्मोडायनेमिक्स जो है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस जब हम देखने को मिलता है तो ये ज़्यादातर जो है वो कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। तो अब थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लेते हैं। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। एडजॉर्प्शन, जनरली एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जनरली एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो देखो, मैं एक यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है। हम इसके दो एक्सप्लेनेशन देंगे, एक तो क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन, एक क्वांटिटेटिव। ठीक है, पहले मैं क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। हमारे पास एक रिएक्शन होती है जिसमें हम इस तरीके से लिखते हैं कि भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट, प्रोडक्ट मिल जाता है हमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो निकल को हमने एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया। निकल क्या है? सॉलिड। किसकी रिएक्शन करा रहा है? दो गैसेस की रिएक्शन करा रहा है। ये दोनों क्या होती हैं? गैसेस। तो निकल की सरफेस, ये निकल का मेटल है, ये इसका सपोज एक पार्टिकल है,
ठीक है। तो इस पार्टिकल की सरफेस पे जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे निकल के, वो एटम्स क्या करेंगे, इन दोनों गैसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो ये इन दोनों गैसेस के साथ क्या करते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही तो अट्रैक्ट होगा भाई। अट्रैक्ट कैसे होगी गैस, गैस अट्रैक्ट होती है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन थी, इसको ये अपनी सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के बाद ये इसका एक बॉन्ड बना लेता है अपनी सरफेस के साथ। ये जब इसकी सरफेस के पास आ जाते हैं तो ये इसके साथ जो है वो एक वीक इंटरेक्शन, इसको हम नाम देते हैं, एक वीक इंटरेक्शन जो है वो डेवलप हो जाती है, या फिर कह लो कि वीक बॉन्ड बन जाता है इस गैस और इस मेटल की सरफेस पे, इन दोनों के बीच में। अब अगर बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, ये हमने पढ़ा था 11th क्लास में। सो व्हेन अ न्यू इंटरेक्शन स्टार्ट्स, मतलब एक वीक बॉन्ड बनेगा, देन सम एनर्जी इज रिलीज्ड। नया इंटरेक्शन अगर करवा रहे हो, नया बॉन्ड बना रहे हो, भले ही वो वीक हो, कुछ तो एनर्जी रिलीज करेगा। और यही जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये इस प्रोसेस को क्या बना देती है, एक्सोथर्मिक। तो जब तक इस गैस के मॉलिक्यूल का और इस निकल की सरफेस का कोई इंटरेक्शन ही नहीं था, कोई अट्रैक्शन था ही नहीं, तब तक तो क्या थे, ये फ्री थे। लेकिन जैसे ही गैस का मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होने लगता है, यहाँ पर जो है वो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो इनके बीच में जो है वो कोई एनर्जी चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे ये गैस के मॉलिक्यूल्स इसकी तरफ आएंगे और इसकी सरफेस पे आके बॉन्ड बनाएंगे, भले ही वो एक वीक बॉन्ड क्यों ना हो, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होता है एनर्जी रिलीज होती है, इस वजह से यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखने को मिला। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि जब भी एड्जॉर्प्शन होता है, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन के बाद में रीटेंशन होगा। तो रीटेंशन कैसे करोगे, एक वीक बॉन्ड तो बनाओगे ना, वही तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सहारा लोगे, तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर देगा, एनर्जी रिलीज करवा देगा। तो इसको हम क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन करते हैं। लेट अ गैस इज एडजॉर्ब्ड on metal. So when the gas molecule is attracted on the surface of metal, it forms a weak bond या फिर वीक इंटरैक्शन विद द मेटल सरफेस। तो ये एक वीक बॉन्ड या फिर इंटरैक्शन बनाएगा मेटल सरफेस के साथ, ठीक है। हेंस एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इस नए बॉन्ड या इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। दिस मेक्स द प्रोसेस एक्सोथर्मिक। तो ये हो गया क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन। अब देखो क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे, इस बात को आप नोट करना कि डेल्टा एच इज नेगेटिव, मतलब प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। क्यों है एक्सोथर्मिक, नया बॉन्ड बन रहा था, एक वीक बॉन्ड बन रहा था। अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा और ये प्रोसेस अपने आप हो जाता है तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। तो हम ये चेक करते हैं, दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, अपने आप होता है ना, हमें तो नहीं करवाना पड़ता। चाहे वो कोरोजन हो, ठीक है, चाहे वो वाटर का एड्जॉर्प्शन हो सिलिका जेल से,
चाहे वो आपका उजाला का एड्जॉर्प्शन हो कपड़े से, तो ये सभी प्रोसेस अपने आप हो जाते हैं, हमें नहीं करवाने पड़ते। इसका मतलब इन सभी का डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए। तो देखते हैं, चलो डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा। मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हमने निकल मेटल रखा हुआ है और इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया। इस प्रोसेस को हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे ये गैस अट्रैक्ट होगी तो इनके बीच में वीक बॉन्ड बनेगा, और वीक बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब डेल्टा एच इज नेगेटिव, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, अभी हमने यहाँ पर बताया। दूसरी बात, ये गैस यहाँ पर फ्री स्टेट में थी। मान लो 10 मॉलिक्यूल थे गैस के, 10 में से जो है वो 8 मॉलिक्यूल गैस के एड्जॉर्ब हो गए इसकी सरफेस पे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एंट्रोपी कम हो रही है। तो डेल्टा एस दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट, तो एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग, मतलब डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव होता जा रहा है। क्योंकि सॉलिड जो है उसकी तो भाई एंट्रोपी सबसे कम रहती है। गैस जो थी वो फ्रीली मूव कर रही थी, लेकिन उसको भी तुमने क्या करा दिया, सॉलिड की सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट करवा दिया। तो अब गैस के मॉलिक्यूल्स कम बचे हैं, तो पहले एंट्रोपी ज़्यादा थी, अभी एंट्रोपी कम है। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव साइन इस इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है, माइनस टी माइनस डेल्टा एस। तो ओवरऑल ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये नेगेटिव है और ये प्लस टी डेल्टा एस है। तो एक नेगेटिव टर्म है और एक पॉजिटिव टर्म है। अब देखो डेल्टा जी नेगेटिव कब रहेगा, तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब डेल्टा एच बड़ा हो टी डेल्टा एस से मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन जब होता है तो डेल्टा एच होता है नेगेटिव, और डेल्टा एस जो है ये भी नेगेटिव होता है। लेकिन हम जब इक्वेशन में यूज़ करते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल्टा एच नेगेटिव है माइनस टी, डेल्टा एस जो है ये भी नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा जी कब नेगेटिव आ सकता है, सो इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, मैग्नीट्यूड में अगर ये इससे बड़ा हो तो डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, if delta h is greater than t delta s, then delta g is negative and the process is spontaneous. अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो है वो टाइम निकलता जा रहा है और 1 घंटा हो गया। 1 घंटे बाद हम देख रहे हैं कि भाई इस सिलेंडर के अंदर जो है वो मैक्सिमम जितनी गैस एड्जॉर्ब होनी थी वो हो चुकी है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है वो मैक्सिमम जितनी एड्जॉर्ब हो सकती थी वो हो गई है। तो कुछ टाइम बाद में प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम में चला जाता है। इक्विलिब्रियम में जाने का मतलब है क्या हुआ, डेल्टा जी इट बिकम्स ज़ीरो। कब, जब इक्विलिब्रियम पे चला जाएगा प्रोसेस। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आफ्टर टाइम टी द प्रोसेस अटेन्स इक्विलिब्रियम, हेंस डेल्टा जी बिकम्स ज़ीरो एट इक्विलिब्रियम। पढ़ चुके हैं हम, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था। और डेल्टा जी ज़ीरो होने का मतलब है क्या हो गया, डेल्टा एच और टी डेल्टा एस बराबर हो गए। तो हेंस डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, दैट इज वाई डेल्टा जी इज कमिंग आउट टू बी ज़ीरो। तो ये थर्मोडायनेमिक्स हो गया। एड्जॉर्प्शन प्रोसेस अपने आप होता है, क्यों होता है अपने आप, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव रहता है और डेल्टा एस पॉजिटिव रहता है। तो स्टार्टिंग में तो डेल्टा एच टी डेल्टा एस से बड़ा रहता है मैग्नीट्यूड में। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ये दोनों बराबर हो जाते हैं। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे डेल्टा जी ज़ीरो आ जाएगा और प्रोसेस चला जाएगा इक्विलिब्रियम में। तो ये हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक्स ऑफ दिस प्रोसेस दैट इज एड्जॉर्प्शन। चलो, अब हम बच्चों एक टर्म जो है वो और इंट्रोड्यूस करते हैं, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मिलता जुलता वर्ड है एड्जॉर्प्शन से, लेकिन डिफरेंट रहता है। तो अब हम डिफरेंस जो है वो देख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन में और एड्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस रहता है। एक वर्ड तो आ गया एड्जॉर्प्शन और दूसरा वर्ड आ गया
एब्जॉर्प्शन। क्या मतलब है दोनों का, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जैसा कि अभी हमने अभी पढ़ा कि इट इज अ सरफेस फिनोमिनन, ये सरफेस के ऊपर होता है, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्टिंग और रिटेंशन होती है। लेकिन एब्जॉर्प्शन जो है ये एक बल्क फिनोमिनल होता है, इट इज अ बल्क फिनोमिनन। अब इस चीज़ को समझो, यहाँ पर आप अगर किसी बाल्टी में पानी लेते हो और उसके अंदर कोई कपड़ा डिप कर देते हो, तो वो कपड़ा जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इट एब्जॉर्ब वाटर। लेकिन अगर इसी पानी में मैं उजाला की 2 ड्रॉप्स डाल दूँ और फिर मैं कपड़े को डालूँ, तो यही कपड़ा इस डाई को एड्जॉर्ब करता है। तो डाई का एड्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन भाई कपड़ा पानी में डिप करोगे तो कपड़ा गीला ही होगा ना पूरा का पूरा, अब उसको सूखने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमारा जो क्लोथ है ये वाटर का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, लेकिन एड्जॉर्प्शन हो रहा है डाई का। तो ये डिफरेंस रहता है। पानी बल्क के अंदर चला जाता है, अंदर चला जाता है, कपड़े के थ्रेड के अंदर जो है वहाँ तक पहुँच जाता है और पूरे के पूरे थ्रेड को क्या कर देता है, गीला कर देता है। लेकिन ये जो डाई है ये थ्रेड के अंदर नहीं जा पाती। ठीक है, उसको सिर्फ बाहर बाहर से क्या करती है, बाहर बाहर से एक लेयर बना लेती है, उसको एक शाइन जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ये आ गया डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस पे आपको सिर्फ देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल, डाइंग ऑफ क्लोथ, यहाँ पर एग्जाम्पल वेटिंग ऑफ क्लोथ।